दिल्ली के एक व्यापारी से फिरौती मांगने के जुर्म में गैंगस्टर अब्बू सलेम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 साल पुराने इस मामले में सलेम को सजा सुनाई। यह पहला मामला नहीं है जिसमें अब्बू सलेम को सजा हुई हो। अब्बू सलेम पर कई मामले दर्ज हैं। मुंबई बम धमाके से लेकर बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों का हत्या भी शामिल है। दोस्तों, अब्बू सलेम की एक ड्राइवर से गैंगस्टर बनने तक की पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम MD जैद है। यूपी के आजमगढ़ जिले के सरायमीर गांव में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। अब्बू सलेम का जन्म 1968 में हुआ था। अब्बू सलेम के पिता पेशे से वकील थे। बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी अब्बू सलेम के कंधे पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इस बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्बू सलेम ने घर छोड़ दिया था और उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब्बू सलेम ने पहले दिल्ली की ओर रुख किया और यहाँ वह टैक्सी चलाने लगा। अपने रिश्तेदार के कहने पर उसने मुंबई का रुख किया। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी में आने के बाद भी अब्बू ने एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर का काम किया। 1986 में अब्बू सलेम ने मुंबई के बांद्रा और अंधेरी के बीच ब्रेड डिलीवरी का काम किया। इसके बाद अंधेरी में ही एक कपड़े की दुकान में अब्बू ने काम किया। 1987 में अब्बू सलेम ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। यह काम अब्बू सलेम ने अंधेरी से ही करना शुरू किया था। इस दौरान मुंबई में ही माफिया लोगों से उसकी मुलाकात हुई और क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ चला। एक समय वह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और उसे दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था। साल 1988 के दौरान अब्बू सलेम पर अपने ही साथी से जबरदस्ती पैसे वसूल करने का आरोप लगा। यहीं से अब्बू सलेम ने क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया। जबरन वसूली के इस मामले में अब्बू सलेम पर पहला केस दर्ज किया गया। साल 1989 में सलेम की मुलाकात दाऊद से हुई और उसने दाऊद के कुछ जमीन से जुड़े काम देखना शुरू किया। यहीं से सलेम दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस के संपर्क में आया। सलेम हथियारों की डिलीवरी का काम करता था। इसके बाद 1990 में दाऊद इब्राहिम ने अब्बू सलेम को डी कंपनी की देखरेख का काम सौंप दिया। इसके बाद दाऊद के इशारों पर अब्बू सलेम ने फिल्मी सितारों और बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि 1998 में अब्बू सलेम ने दाऊद का साथ छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया। अब्बू सलेम ने दुबई में एक बिजनेस भी शुरू किया जिसे किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया। कई सारे स्टेज शो ऑर्गेनाइज किए जिसमें वो फिल्मी सितारों को बुलाता था। यहीं पर एक शो के दौरान अब्बू सलेम की मुलाकात मोनिका बेदी से भी हुई। अब्बू सलेम की पहली शादी समीरा जुमानी से हुई थी। इससे 2 बच्चे होने के बाद अब्बू सलेम का तलाक हो गया। उस समय समीरा अमेरिका के जॉर्जिया में रह रही थी। बाद में मोनिका को देखने के साथ ही अब्बू सलेम उस पर फिदा हो गया। फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी के प्यार में पागल सलेम उसे साथ ले विदेश फरार हो गया था। 20 सितंबर 2002 को इंटरपोल की मदद से पुर्तगाल में उसे मोनिका बेदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। सलेम ने दावा किया था कि साल 2000 में लॉस एंजलिस की एक मस्जिद में मोनिका बेदी के साथ उसका निकाह हो चुका है। हालांकि मोनिका ने इससे इनकार करते हुए कहा था कि मैं सलेम के साथ रही जरूर हूं, लेकिन हमारा निकाह नहीं हुआ। मोनिका को सलेम के साथ साल 2002 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। मोनिका मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले के चब्बेलाल गांव की रहने वाली है। मोनिका ने जानम समझा करो, जोड़ी नंबर 1 और प्यार इश्क और मोहब्बत जैसी सफल हिंदी फिल्मों में काम किया है। अब्बू सलेम का जुर्म। साल 1992 में सलेम ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भी हथियार सप्लाई किए थे। संजय दत्त के अब्बू सलेम से ये रिश्ते काफी भारी पड़े और उसी की वजह से संजय दत्त जेल में थे। साल 1993 के बम धमाकों में सलेम का बड़ा हाथ था। इस धमाके में लगभग 250 लोग मारे गए थे और 700 से भी अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस धमाके से 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। इसी दौरान अब्बू सलेम ने एक बिल्डर ओम प्रकाश कोकरेजा की भी हत्या कर दी। जब पुलिस ने बम धमाकों के संदिग्ध लोगों की खोज शुरू की तो अब्बू सलेम देश छोड़कर फरार हो गया था। फिर साल 1997 में अब्बू सलेम पर संगीत की दुनिया के दिग्गज गुलशन कुमार को भी मारने का आरोप लगा। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या और बॉलीवुड फिल्म निर्देशक
राजीव राय और राकेश रोशन के मारने के प्रयास के जुर्म में उसकी भारत सरकार को तलाश थी। सन 2000 में अब्बू सलेम ने मिल्टन प्लास्टिक के मालिक रैंसम के अपहरण की योजना बनाई। फिरौती के तौर पर उसने 3 करोड़ रुपयों की मांग की। अब्बू सलेम पर फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी की हत्या का भी आरोप है। 1998 में मनीषा कोइराला को फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले की शिकायत मनीषा कोइराला ने मुंबई पुलिस से की थी। यही नहीं, डॉन के पैसा मांगने पर मनीषा के सेक्रेटरी ने उसे फोन करने और धमकी देने से मना किया था। ऐसा आरोप है कि सेक्रेटरी की बात सुनकर अब्बू सलेम ने उसकी भी हत्या करवा दी थी। इस मामले में भी उसके खिलाफ मुंबई के एक थाने में केस दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2001 में अब्बू सलेम के 4 गुर्गों को बांद्रा में मार गिराया गया। इन लोगों की आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और जामू सुगंध को मारने की प्लानिंग थी। जुलाई 2002 में अब्बू सलेम की गैंग को 2 लोगों ने एक फिल्म डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा पर भी गोलियां दागी, लेकिन वो बच गए। अब्बू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करवाकर भारत लाया गया। सलेम और मोनिका बेदी को फर्जी वीजा की वजह से पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। फर्जी पासपोर्ट मामले में भोपाल की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम की अदालत ने 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया। युवा अभिनेत्री दिव्या भारती के आत्महत्या के बाद दबी जुबान से यह बात भी सामने आई कि दिव्या की हत्या में माफिया गिरोह का हाथ था। हालांकि दिव्या की मौत की रहस्यमय गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई। कैसेट किंग और गीत संगीत की दुनिया के बादशाह फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जांच शुरू हुई और अपराधियों में नदीम श्रवण की संगीतकार जोड़ी का नाम सामने आया। नदीम श्रवण के खिलाफ कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे, तब तक वे देश छोड़कर भाग चुके थे। कहो ना प्यार है कि सुपरहिट कामयाबी के बाद राकेश रोशन पर जानलेवा हमला भी माफिया की क्रूर हरकत ही मानी गई थी। संजय दत्त और छोटा शकील की आपस में हुई बातचीत की टेप और अभिनेत्री मोनिका बेदी का खतरनाक माफिया सरगना अब्बू सलेम की पत्नी बनकर उसके साथ रहना भी यही बयां करता है। बॉलीवुड नायिका मंदाकिनी का दाऊद के साथ जुड़ा होना इस तरह की खबरों से सहज ही लगाया जा सकता है। कुछ दशक पहले जब नायिका परवीन बॉबी का फिल्मी करियर चरम पर था, तब वह अचानक रुपहले पर्दे से गायब हो गई थी। लंबे अंतराल के बाद वह इस ग्लैमर नगरी में वापस आई तो उस वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तब अफवाह फैली थी कि प्रवीण बॉबी को बिजली के झटके देकर उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी गई थी और उनकी ऐसी हालत बनाने के लिए उंगली अंडरवर्ल्ड पर उठी थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के बाद भरत भाई शाह रिजवी की गिरफ्तारी इस बात के पुख्ता सबूत है कि कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों के ताल्लुकात माफियाओं के साथ रहे हैं। इस मामले में प्रीति जिंटा पुलिस के लिए अहम गवाह रही थी। दोस्तों, ये था अंडरवर्ल्ड अब्बू सलेम की सच्ची कहानी और आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हमेशा सच्ची कहानी बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।